हम्म। हेलो एवरीवन, कैसे हैं अभी सभी लोग। आई होप अच्छे होंगे और पढ़ाई आप अपनी बहुत अच्छे से कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ज्योग्राफी का एक लेक्चर आपके सामने है और मैं यहाँ पे आपको रिवीजन करवाने वाला हूँ। कहीं से भी आपने एस्ट्रोनॉमी पढ़ी है, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले भी पढ़े। मैं क्या करने वाला हूँ अभी, जैसे आपको किसी भी सब्जेक्ट में मतलब जीके के किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, सबको मैं रिवाइज करवाने वाला हूँ यहाँ पे। एक बार आपने किसी भी टीचर से पढ़ ली, क्लासेस वगैरह ले ली, उसके बाद आप उसकी पीडीएफ्स पढ़ते हो तो थोड़ा आपको बोरिंग सा लगता है कि यार क्या पढ़ लिया क्या नहीं। तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वालों दोनों का ध्यान रखते हुए सबको रिवीजन करवाऊंगा मैं। अभी हिंदी मीडियम वालों के लिए मुझे खान सर की पीडीएफ मिली है, जो मेरे हिसाब से मैंने जो इसको पढ़ के देखा है, सारी बातें इसमें लिखी हुई है जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वालों के लिए तो ये क्लास रहने वाली है एस्ट्रोनॉमी की। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी एस्ट्रोनॉमी क्लास मिलेगी, वो अलग से मिलेगी। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मैं परमार सर के नोट्स रिवाइज करवा दूंगा, पर हिंदी मीडियम वालों के लिए खान सर को मैंने खान सर की पीडीएफ्स को मैंने पकड़ लिया है और उनको मैं रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है, तो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है खगोल विज्ञान। एस्ट्रोनॉमी खगोल विज्ञान का मतलब जहाँ पे ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है उसको एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। ब्रह्मांड में कितने तारे हैं, तारे गिन तो नहीं पाए हैं आज तक, पर उनका अध्ययन, जैसे मान लो कि ब्रह्मांड में सारी चीजें जो भी सूरज कैसे, सूरज से कैसे सूरज का चक्कर लगाते हैं हमारे ग्रह, और ग्रह बने कैसे, सारी चीजें एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है। और एस्ट्रोनॉमी में टाइम का थोड़ा सा क्राइटेरिया बहुत बड़ा होता है। यहाँ पे 400-500 करोड़ साल, 400-500 करोड़ साल तो एक छोटी सी वैल्यू होती है, छोटा सा टाइम होता है कि यार यार इतना टाइम तो हो ही गया होगा इसको। ठीक है, जैसे सूरज जो है, वो हमारा सूरज, हमारी जो आकाश गंगा है, उसका चक्कर कितने सालों में लगाता है, 25 करोड़ सालों में लगाता है। मतलब एक छोटी सी वैल्यू है वो, 25 करोड़ साल। तो एस्ट्रोनॉमी में 400-500 करोड़ सालों का तो कोई मतलब वो ही नहीं होता, थोड़ी सी काउंटिंग इसकी बड़ी होती है। तो ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले अध्ययन किस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। एस्ट्रोनॉमी का आज रिवीजन करने वाले हैं हम लोग। आपने कहीं से नहीं भी पढ़ा है तभी आपको यहाँ से बहुत कुछ समझने वाला है। मेरा तरीका एक बार रिवीजन का देख लो, उसके बाद जब आप किसी भी टीचर से पढ़ेंगे, या मैं भी यहाँ पे कंप्लीट करवा दूंगा सारा, तो आपको कहीं से दूसरी जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रिवीजन की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको यहीं से याद करवा दूंगा और मैं वही टॉपिक उठाऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि पूरी ज्योग्राफी में आपको कराऊंगा। ज्योग्राफी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझे लगता है ना कि ये एग्जाम में रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, तो वही आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, चलिए, नोट्स हमारे सामने है, बस पढ़ते चलेंगे। अब कंसंट्रेट होके बिल्कुल आप अपना ध्यान एकाग्र करते, चाहे आप लेट के देखो चाहे बैठे बैठे देखो, पर आपका ध्यान इस वीडियो में होना चाहिए, आसपास कोई ध्यान नहीं जाना चाहिए। आपको मैं सारी चीजें याद करवा दूंगा। ब्रह्मांड क्या है, यूनिवर्स क्या है। दिखाई पड़ने वाले समस्त आकाशीय पिंड को ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड विस्तारित हो रहा है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक संख्या में तारे हैं। इसका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में कोई यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा। ब्रह्मांड का मतलब आपको पता ही है कि भाई ब्रह्मांड के अंदर सूरज, नक्षत्र, चंद्रमा सब कुछ आ गया, उसको ब्रह्मांड ही कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। जिसके अंदर एक हमारी आकाश गंगा है, ऐसी कई आकाश गंगाएं हैं। ठीक है, जिसमें 100 अरब तारे होते हैं। सारी बातें करेंगे अपन, क्या क्या चीजें होती हैं यहाँ पे। तो तारा, तारा क्या होता है, स्टार क्या होता है, वैसा आकाशीय पिंड जिसके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश हो, तारा कहते हैं। तारा जो होता है उसके पास एक अपनी खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है। जैसे सूर्य है, हमारा जो सूर्य है, सूर्य के पास में खुद का मतलब प्रकाश है, तभी तो वो हमें चमका रहा है, पूरी इस धरती को चमका रहा है। इसीलिए तो वो एक तारा भी है। ठीक है, तारे की जो डेफिनेशन है वो ये है कि उसके एक आकाशीय पिंड, मतलब जो आकाश के रहने, आकाश में होने वाला पिंड जिसमें खुद की ऊष्मा है और खुद का ही प्रकाश है, वह उसको तारा कहते हैं। तारा बनने से पहले विरल गैस का गोला था। तारा बनने से पहले, तारा जिसको हम तारा बोल रहे हैं, वो एक गैस का गोला होता है पहले। जब विरल गैस केंद्रित होकर पास आ जाते हैं तो घने बादल के समान छा जाते हैं, निहारिका कहते हैं। निहारिका कुछ नहीं है, निहारिका कुछ नहीं है, निहारिका एक बहुत सारी गैसेस का एक संगठन है। ऐसे मानो कि बहुत सारी गैस मिल गई, यहाँ पे पॉइंट मान लो, ये पॉइंट है ना, ये ऐसे गैसेस मिल गई बहुत सारी, उसके बाद में बढ़ती गई बढ़ती बढ़ती गई बढ़ती गई, फिर एक गोला सा बन गया ये, तो इसको निहारिका बोला गया। जब इन नेबुला या निहारिका में संलयन विधि द्वारा दहन की क्रिया प्रारंभ हुई तो वह तारों का रूप लेने लगी। दहन की क्रिया मतलब जलने लगे, ये अलग अलग होने लगे, या फिर नेबुला के अंदर एक हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होने लगा। संलयन किस में होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में होगा, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होगा। तारे में हमेशा हाइड्रोजन से हीलियम में ही संलयन होगा, ये आपको हमेशा याद रखना है। बस इतनी सी लाइन में इतना आपको याद रखना है, हाइड्रोजन का हमेशा हीलियम में संलयन होता है। एग्जाम में काफी बार पूछा गया ये क्वेश्चन। आगे क्या बोला है, जब इन नेबुला में, अच्छा, तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। अच्छा, अगली लाइन ये है ही है,
तारों में हाइड्रोजन का संलयन हीलियम में होता है। तारे में ईंधन प्लाज्मा अवस्था में होती है। प्लाज्मा क्या होती है? प्लाज्मा एक ऐसे मान लो कि आपने वो देखा है, गाद देखा है? ऐसे मान लो कीचड़, मान लो कीचड़ जो होता है, कीचड़ होता है, बहुत गाढ़ा होता है, बहुत गाढ़ा होता है। जैसे आपको ज्योग्राफी में अंदर, धरती के अंदर की चीजें देखते हो, तब भी आपको बोला जाता है कि हमारा जो अंदर मैग्मा है, मैग्मा जो है अंदर है, लावा जो इसको बोलते हैं, बाहर आके लावा हो जाता है, वो भी एकदम प्लाज्मा अवस्था में। प्लाज्मा अवस्था मतलब बहुत गाढ़ा अवस्था, मतलब गाढ़ी अवस्था में जा, जैसे लोहा को नहीं पिघला देते हम, लोहा पिघला के देखो आप, सुनार उसके लोहार के पास बैठना, वो लोहे को जब पिघलाता है, बिल्कुल पिघला देता है। एक उसके पास एक सामान होता है, ऐसा उसके अंदर पत्थर का, उसके अंदर लोहे को बिल्कुल पिघला देता है, वो देखना एकदम पूरा प्लाज्मा की तरह दिखेगा, उसी को प्लाज्मा कहते हैं। तारे का रंग उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है, ये चीज आप याद रखेंगे, तारे का रंग जो है उसके पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। और तारे की कुछ कैटेगरी बनाई गई है, मतलब तारे का तापमान इतने डिग्री सेल्सियस तक होगा तो उसको ये वाला तारा बोलेंगे, इतने डिग्री सेल्सियस तक होगा तो ये वाला तारा बोलेंगे। अब लाल रंग का तारा कौन सा होता है? जैसे आप आसमान में यहाँ से देखेंगे ना, तो आपको लाल रंग का तारा यहाँ से नहीं दिखेगा। क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि हमारे आकाश का रंग नीला है और हमारे वायुमंडल की वजह से नहीं दिखता। जब आप अपने वायुमंडल को क्रॉस करते हैं, जब अंतरिक्ष में जाते हैं, वायुमंडल को क्रॉस करते हैं, तब इनके एक्चुअल रंग दिखते हैं वहां पे। तो लाल रंग जब किसी तारे का फिक्स नहीं है, अभी एक ही उसका टेम्परेचर होगा भाई, 6,000 डिग्री, 7,000 डिग्री, एक ही टेम्परेचर तो होगा नहीं, अलग अलग टेम्परेचर होगा। तो जिस तारे का टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस होगा, उस तारे को हम लाल रंग का तारा बोलते हैं। उसका रंग लाल होता है, निम्न ताप वाला तारा होता है, ठीक है। मध्यम ताप वाला यानी 6,000 से प्लस 7,000 हो सकता है, या फिर ऐसे मान लो 8,000, 10,000, 20,000, 1 लाख तक मान लो, ये सफेद रंग वाला तारा होता है, मध्यम ताप वाला तारा बोलते हैं उसको। उच्च तापमान वाला तारा नीला रंग का दिखता है, और नीला रंग का जो तारा दिखता है उसमें लाखों डिग्री सेल्सियस जो है वो तापमान होता है उसके अंदर। तो तारों के विभाजन भी किए जाते हैं। लाल रंग का तारा जो 6,000 डिग्री सेल्सियस तक, ये एग्जाम में अभी तक सिर्फ ये पूछा गया है, आगे नहीं पूछा गया कि सफेद रंग का तारे का कितना डिग्री सेल्सियस होता है। अब अगर पूछा जाता है तो ये पूछा जाएगा कि 6,000 प्लस डिग्री या टेम्परेचर वाले तारे का रंग कैसा होता है? वो सफेद रंग होता है, ठीक है, सफेद रंग होता है उसका। तारों का भविष्य उसके प्रारंभिक द्रव्यमान पर निर्भर करता है। लाल दानव रेड जियांट किसे कहते हैं? जब तारा, थोड़ा सुनेंगे, पहले मैं क्या करता हूँ, आपको लाइन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद में मैं आपको समझाऊंगा। वो यहां तक मैंने आपको क्या समझाया, ये एक हमारा ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड के हम सबसे पहले तारे की बात कर रहे हैं। तारा, सूरज भी हमारा तारा है, पर सूरज के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले तो तारा क्या होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है, वो हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, तो तारा, तारा जो है वो हाँ, तारा एक आकाशीय पिंड होता है, उसकी खुद की ऊष्मा होती है, खुद का प्रकाश होता है, उसको तारा कहते हैं। तारे के रंग अलग अलग हो सकते हैं, तापमान पे डिपेंड करता है। इस पीडीएफ को आप पढ़ोगे ना, आपको बहुत मजा आएगा। इसमें एक एक चीज लिखी हुई है, जो चीज आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, हर एक चीज इसमें लिखी हुई है। इसके बाद आप जो पीवाईक्यू लगाओगे ना, आपको बड़ा मजा आने वाला है। अब बिलीव रखो, बस ये वीडियो देखने के बाद आपको बहुत मजा आएगा। लाल दानव, जब तारा अ, तारे का ईंधन समाप्त होने लगता है, तारा, सूर्य लिख दो या तारा लिख दो, कुछ भी लिख दो, सूर्य का जो तापमान है वो ईंधन है समाप्त होने लगता है, तो लाल दानव का रूप ले लेता है और लाल दानव का आकार बड़ा होने लगता है। जैसे एक तारा है, तारे का तापमान ये है, कैसा भी तापमान है, जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है, उसका ईंधन किस अवस्था में होता है? प्लाज्मा अवस्था में होता है। जब तारे का ईंधन खत्म होने लगता है तो उसका आकार बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगेगा। जैसे तारा इतना था, और जब उसका ईंधन खत्म होने लगता है तो उसका आकार बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है, बढ़ने लगता है। अब जब आकार बढ़ेगा, आप कोई गुब्बारे को फुलाओ, उसको कितना फुला लोगे? कहीं ना कहीं जाके वो फूटेगा। बस तारे के साथ में भी यही है, फिर उसका वो फूटता है। यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से छोटा है तो वह श्वेत वामन कहलाता है। एक दानव है, एक वामन है। लाल दानव तो कुछ नहीं है। जब तारा था, एक सिंपल तारा था, यहाँ आपको ज्यादा समझ आएगा। एक सिंपल तारा था, ये पहले तो विरल गैस का गोला होता है, मैंने आपको बोला था ना, विरल गैस का गोला होता है, उसके बाद में निहारिका इसको बोलते हैं, और फिर तारा बनता है। तो तारे में संलयन होता है किसका? हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन होता है, और इसका प्लाज्मा अवस्था में इसका ईंधन होता है। उसके बाद में ये लाल दानव के रूप में कब रूप लेता है? जब ये तारे का आकार बढ़ने लगता है, क्योंकि इसका ईंधन खत्म होने लगता है, तारे का ईंधन खत्म हो रहा है, तो इसका आकार बढ़ रहा है, आकार बढ़ रहा है, तो इसका लाल दानव जिसको बोलते हैं हम। अगर लाल दानव मान लो सूरज के द्रव्यमान से 1.40 गुना ज्यादा है तो उसको श्वेतवामन बोलते हैं। अगर वो
सूरज के द्रव्यमान से कम है, 1.44 गुना कम है, तो उसको अभिनव तारा बोलते हैं। ये इसके पार्ट हो जाते हैं। जैसे भाई टूटेगा ना, लाल दानव है, लाल दानव कितना बड़ा हो जाएगा, बड़ा होता जाएगा, कहीं ना कहीं जाके टूटेगा। और जब टूटेगा तो उसको एक तो श्वेत वामन बनना पड़ेगा, और एक आपको बनना पड़ेगा काला वामन नहीं, एक श्वेत वामन बनेगा और दूसरा अभिनव तारा बनेगा। कहीं आप सोचो कि एक श्वेत वामन बन जाएगा या व्हाइट ड्वार्फ बन जाएगा, दूसरा ब्लैक ड्वार्फ बन जाएगा, ऐसा नहीं। जब वो टूटेगा, रेड जियोंट था या फिर जिसको लाल दानव बोल रहे हैं, वो जब टूटेगा तो वो एक तो श्वेत वामन बनेगा और दूसरा बनेगा अभिनव तारा। ठीक है। तो श्वेत वामन के लिए क्या कहा गया है, इसे जीवाश्म तारा कहते हैं। छोटा तारा अंतिम रूप से श्वेत वामन अवस्था में ही चमकता है। छोटा तारा श्वेत वामन मतलब ये छोटा तारा होता है, श्वेत वामन जो होता है छोटा वाला भाग होता है। देखो, श्वेतवामन छोटा वाला भाग होता है। लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 101.44 गुना से छोटा होता है श्वेतवामन। शायद मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा गलत बता दिया हो, ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। देखो दिख रहा है ना, ये अगर इसका द्रव्यमान अ, सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना छोटा हो तो उसको श्वेतवामन कहते हैं। काला वामन एक बार छोड़ दो, यहाँ आते हैं वापस, यहाँ आते हैं। दूसरा केस देते हैं, यदि लाल दानव का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से बड़ा हो तो वह अभिनव तारा का रूप ले लेता है। अभिनव तारा हो गया एक तो, एक श्वेत वामन हो गया। अभिनव तारा क्या होता है, उसको सुपरनोवा कहा जाता है। हमारी ज्योग्राफी की लैंग्वेज है, इसमें सुपरनोवा कहा जाता है अभिनव तारा को। इसमें कार्बन जैसे हल्के पदार्थ लोहा जैसे भारी पदार्थ में परिवर्तन होने लगता है, जिस कारण ये विस्फोट करने लगता है। अब देखो वापस यहाँ हो, इस चित्र में क्या बताया मैंने शुरुआत में, ये तारे की यहाँ तक प्रक्रिया बताई। इसमें प्लाज्मा अवस्था में होता है और एक संलयन होता है हाइड्रोजन का हीलियम में। उसके बाद लाल दानव बनता है, इसका हाइट बढ़ने लगती है। तो अब लाल दानव बनता है, हाइट बढ़ेगी तो इसमें विस्फोट भी होगा। विस्फोट होगा तो एक जो तारा बनता है, तो विस्फोट होने पे आपको पता है, जब आप किसी ऐसे कोई एक मान लो लड्डू होता है, आपके हाथ में लड्डू होता है, उसको फोड़ना स्टार्ट करो तो कुछ उसके बड़े हिस्से होंगे, कुछ छोटे हिस्से होंगे। तो छोटा वाले हिस्से को श्वेतवामन कहा गया, बड़े वाले हिस्से को अभिनव तारा को बोला गया। बस इतनी सी बात है। छोटा वाला हिस्सा कितना छोटा, सूरज से 1.44 गुना छोटा, 1.44 गुना छोटा उसका द्रव्यमान, और अभिनव तारा 1.44 गुना ज्यादा सूरज के तारे से। अब जो बड़ा वाला है उसके और टुकड़े होंगे, भाई अभिनव तारा है उसमें और टुकड़े होंगे। श्वेत वामन है, ये इसकी तो यहाँ पे लगभग लगभग ये छोटा होता है। तो इसमें यहाँ अगर इसमें कोई मान लो ईंधन खत्म होने लगता है और खत्म होने लगता है, इसकी चमक वैसे खत्म हो जाती है और काला वामन बन जाता है। इसके बाद ये खत्म हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि छोटा तारा है। छोटे तारे की कितनी औकात होगी बताओ। छोटा तारा तो ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा पूरे ब्रह्मांड में कहीं पे भी, पर बड़ा तारा होता है वो ज्यादा इफेक्ट कर पाता है। अभिनव तारा है। अब अभिनव तारा बन गया ना एक साइड। अब चलो वापस अभिनव तारे पे। अभिनव तारा क्या कहता है, विस्फोट होता है अभिनव तारे में। अभिनव तारे में विस्फोट के बाद यह न्यूट्रॉन तारा का रूप ले लेता है। अभिनव तारा क्या न्यूट्रॉन तारा बन जाता है, या पल्सर बन जाता है, क्वेसर बन जाता है। ये तीन अवस्थाएं बनती है जब ये टूटता है। जब इस ये अभिनव तारे में विस्फोट होता है तो ये टूटता है तो इसकी तीन अवस्थाएं बनती है, न्यूट्रॉन तारा, पसर और क्वेसर क्वेसर बनता है। न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। अब आपको एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, जितना लास्ट में पढ़ाया है ना, इसमें से एक तो अभिनव तारा सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको पूछेंगे कि सुपरनोवा जो है उसमें क्या होता है, तो आप ये बोलेंगे कि जब भी सूरज की द्रव्यमान से 1.44 गुना ज्यादा द्रव्यमान होता है, जब वो रेड जियोन टूटता है तो उसको अभिनव तारा बोलते हैं। अभिनव तारा में विस्फोट होता है, और विस्फोट होने के बाद ये तीन अवस्थाएं बनती है, न्यूट्रॉन तारा, पसर और क्वेसर। न्यूट्रॉन तारा क्या कहता है, इसकी भी डेफिनेशन पूछ सकता है एग्जाम में। न्यूट्रॉन लाल विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा विस्फोट के बाद बनता है। इसका घनत्व उच्च होता है और आकार छोटा हो जाता है। इन तीनों की अलग अलग व्यवस्था है, उसकी विशेषता है। न्यूट्रॉन तारा की विशेषता है कि इसका घनत्व ज्यादा होता है। और पसर की क्या विशेषता है, यह तारा चमकता और बुझता है, इससे उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती है। अलग अलग जो अभिनव तारा था उसके अलग अलग पार्ट हो गई। ये अभिनव तारा उसके अलग अलग पार्ट हो गई। एक पार्ट तो ये कह रहा है कि न्यूट्रॉन तारा है, जिसका घनत्व बहुत ज्यादा होता है। और दूसरा पसर है, तो पसर जो है वो चमकता रहता है और बुझता रहता है, चमकता और बुझता दोनों रहता है। उच्च संख्या में विद्युत चुंबकीय तरंगें भी निकालता है। पसर की व्यवस्था होगी, विशेषता होगी। क्वेसर क्वेसर जो है, ये तारे को ये तारों की लगभग अंतिम अवस्था होती है। केसर की चुंबकीय क्षमता अति उच्च होती है, चुंबकीय क्षमता भी अति अति उच्च होती है, और ये लगभग लास्ट होती है। अभिनव तारा जब टूटता है तो लास्ट क्वेसर बन के ही वो खत्म होता है। अब ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल सबसे इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल पे इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ब्लैक होल की उत्पत्ति किसने की ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसकी खोज की थी चंद्रशेखर ने, भारत के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। बताया था कि ब्लैक होल नाम से कुछ होता है। इसको हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। मैं कहता हूँ आप ब्लैक होल से याद रखें। इसका घनत्व अति उच्च होता है। घनत्व इसका इतना होता है कि ऐसे मानो कि
इस धरती के ऊपर हजारों हाथी ले लो और इसका एक चम्मच, हजारों हाथी ले लो या ऐसे मान लो कि बहुत सारे हाथी ले लो और इसका एक चम्मच इसका मतलब ब्लैक होल का एक चम्मच ले लो, वो इसके बराबर है। सोचो, ब्लैक होल का इतना सा एक चम्मच इसके हजारों हाथियों के बराबर है। तो अगर इसका मान लो कोई बड़ा सा पार्ट इस धरती के आसपास भी टकरा जाए तो क्या होगा बताओ। तो ऐसा तो नहीं है कभी आया नहीं होगा, ब्लैक होल तो आया होगा धरती के आसपास, फिर धरती पे गिरा क्यों नहीं? अगर धरती पे गिरा है तो कहाँ गिरा है, और अगर गिरता है तो धरती पे क्या नुकसान होते हैं, वो सारी आगे पढ़ेगी। बस इतना ध्यान रखो कि ब्लैक होल जो है वो बहुत ही नुकसानदायक है पूरे ब्रह्मांड के लिए। ब्लैक होल किसी को भी खत्म कर सकता है। हमारी जो थ्योरी है ना, अभी जिस थ्योरी पे अपन काम कर रहे हैं, हमारा ब्रह्मांड जिस पे हमारे साइंटिस्ट जिस पे काम कर रहे हैं भी, ब्रह्मांड कैसे बना, वो एक ब्लैक होल से ही बना है। ब्लैक होल पे डिपेंड है वो थ्योरी, ठीक है। तो ब्लैक होल की चुंबकीय क्षमता भी अधिक होती है, ये श्वेत वामन और काला वामन को भी अपनी ओर खींच लेता है, और अंत तारों का अंत ब्लैक होल के रूप में ही होता है। यहाँ पे ये ब्लैक होल क्या करता है, श्वेत वामन और काला वामन कहाँ से बने थे? श्वेत वामन तो वो था ना जो सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना कम था, उसका द्रव्यमान श्वेत वामन का। तो श्वेत वामन को भी ये अपनी ओर खींच लेता है, ब्लैक होल अपनी ओर खींच लेता है। और ब्लैक होल हमेशा का हमेशा ये जो हमारी आकाश गंगा होता है, तो उसके बीच में पाया जाता है। मतलब तारे जो होते हैं, तारे जो हमारे यंग तारे होते हैं, जो बन रहे होते हैं तारे, वो यहाँ पाए जाते हैं, वो यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पाए जाते हैं, पर ब्लैक होल यहाँ बीच में पाए जाते हैं। जब भी ये इधर टूटने लगते हैं तो बीच में जाने लगते हैं आकाश गंगा के। आप जब ऊपर देखते हो ना, जब ऊपर देखते हो कभी कभी आप ऐसे कहते हो कि तारा टूट गया भैया, आप विश मांगते हो कि आप मेरी ये भगवान ये विश पूरी हो जाए। वो तारा टूटता है ना, वो हमारे धरती पे ही आके गिरता है। पर धरती के ऊपर, क्योंकि धरती का गुरुत्वाकर्षण है, धरती खींचती है अपनी ओर। पर बात ये है ना, वहां पे धरती के ऊपर कुछ वायुमंडल भी नाम की भी कोई चीज है, वायुमंडल उसको वहीं पे खत्म कर देता है। आपने कल्पना चावला के बारे में सुना है? कल्पना चावला के बारे में सुना है? कल्पना चावला की मौत कैसे हुई थी, डेथ कैसे हुई थी? उनका, कल्पना चावला का यान आ रहा था ऊपर अंतरिक्ष से वापस आ रहा था, और उनका ईंधन भी सफिशिएंट था, सब कुछ था उसमें, कोई गड़बड़ नहीं थी। बस फर्क क्या था, जो उसका यान था ना कल्पना चावला का, उसमें थोड़ा सा छेद हो गया था। छेद होने की वजह से बाहर की गैसेस अंदर प्रवेश कर गई थी, और हमारा जो वायुमंडल है ना, वायुमंडल पे जो भी चीज आती है उसको वो खत्म कर देता है। जैसे ऊपर से कोई आग का गोला आ रहा है तो वायुमंडल उसको चकनाचूर कर देता है, पहाड़ को कंकर बना देता है। तो उसने, वायुमंडल ने भी यही रिकॉग्नाइज किया कि ऊपर से ये यान आ रहा है ना, ये धरती के लिए ठीक नहीं है, और ये जो है वो कोई ऐसी चीज है जो धरती को खत्म कर सकती है। तो वायुमंडल ने वहीं पे इसको खत्म कर दिया, यानी कि वो चकमा दे गया, अ, चकमा नहीं दे पाया वायुमंडल को। वायुमंडल को चकमा देना मतलब कि वो जो चीजें सेट करी गई थी वो मिस्टेक हो गई थी उस यान के अंदर, और वो बाहर से छेद हो गया था, छेद होने की वजह से बाहर की गैसेज अंदर प्रवेश कर गई थी, ठीक है। तो इतना हमारा जो वायुमंडल है बहुत खतरनाक चीज है, हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अगर वायुमंडल ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। जीवन का सबसे बड़ा कारण ही पृथ्वी का वायुमंडल है, ठीक है। वायुमंडल होना बहुत जरूरी है। अब मंगल ग्रह पे सब कुछ है लेकिन वायुमंडल नहीं है। चांद पे लोग क्यों नहीं रह पा रहे? चांद पे वायुमंडल नहीं है। चांद पे आपको पता है बहुत सारे तारे टूटते हैं, या फिर और एस्ट्रॉइड बेल्ट है जो बृहस्पति के पास में, बृहस्पति हमारा ग्रह है जो इसके पास में, वो गिरते रहते हैं। वो सूरज अपने मंगल ग्रह खींच लेता है, कभी कभी सूरज खींच लेता है, तो वो चंद्रमा पे आके की गिरते हैं। चंद्रमा पे आके गिरते हैं, मान लो वहां पे कोई एस्ट्रोनॉट हमारा गया हो चंद्रमा पे, कोई काम कर रहा हो और उस पे सर पे गिरे धड़ाम, कोई भरोसा नहीं, गिर सकता है, क्योंकि वहां पे वायुमंडल नहीं है। धरती पे नहीं गिर सकता। धरती पे कोई आपने सुना है कभी? कभी आपने ऐसे सुना होगा तो बहुत लाल मतलब आग की बारिश हो रही है। आग की बारिश नहीं होती, वो बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, मीलों मीलों बड़े पत्थर होते हैं, उनको कंकर बना देता है हमारा वायुमंडल, और नीचे आते हैं वो तब तक एकदम सूख जाते हैं, और एक पक्षी को भी नुकसान नहीं पहुंचाते। बस इतना सा फर्क है हमारे धरती में और बाकी सारे ग्रह में, ठीक है। लाल दानव का आकार बहुत बड़ा होता है। सूर्य लाल दानव का रूप लेगा तो वह अपने समीप 4 ग्रहों को जला देगा। अब सूरज भी तो एक तारा ही है ना, तारा भी तो कभी ना कभी उसका आकार भी बढ़ रहा है, कभी ना कभी तो उसका आकार बढ़ेगा सूरज का भी। अब सूरज के अंदर गुरुत्वाकर्षण भी है, सब कुछ है। बाकी तारों की भी कुछ एक सीमा होती है, उनका एक एज होती है, बट सूरज की एज अलग है। तो उसको भी, क्योंकि ये ब्रह्मांड इसकी थोड़ी ज्यादा है, इसके आसपास में ज्यादा ग्रह चक्कर लगाते हैं, हर तारे के आसपास ग्रह चक्कर नहीं लगाते पर सूरज के आसपास लगाते हैं, तो इसका गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा है, इसकी एज भी ज्यादा है। तो कभी कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा कि ये जो सूरज है, आसपास के 4 ग्रह कौन से? बुध, बुध है और सबसे पास में, तो फिर शुक्र है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल।
पृथ्वी 3 नंबर पे और मंगल 4 नंबर पे। इन चारों ग्रहों को वो अपनी ओर खींच लेगा और अंदर समा जाएगा। मतलब कि आपकी पृथ्वी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ नहीं रहने वाली है। अभी ये हजारों साल बाद की बातें, पृथ्वी को एक दिन समाप्त होना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका आकार भी बढ़ेगा और ये अंदर समा जाएगा पृथ्वी को। व्हाइट होल एक परिकल्पना है, जिसे मान लिया है कि सभी प्रकाश एक ही बिंदु से आ रहे हैं। व्हाइट होल कोई जैसा ब्लैक होल जैसे बताया ना मैंने, वैसा कुछ है नहीं। व्हाइट होल बस एक ऐसी कल्पना है कि वहां से एक ही बिंदु से प्रकाश आ रहा है। इसको याद करने की कोई जरूरत है नहीं। अब आते हैं आकाशगंगा क्या होती है। तारे के बारे में मैंने आपको समझाया। तारा सबसे पहले एक आग के गोले जैसा ही होता है। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं ऐसे आग के, ऐसे मान लो कि बहुत सारे आग के पॉइंट्स होते हैं, उनको मिला के एक बहुत सारा संगठन सा बन जाता है, उसको गोला बोलते हैं। फिर उसमें विस्फोट होते हैं, फिर तारा बनता है, तारे के अंदर विस्फोट होते हैं, तो अलग अलग चीजें बनती है जो मैंने आपको बता दी है। लास्ट में ब्लैक होल बनता है। हर तारे की हर तारे की जो है मृत्यु ब्लैक होल है। हर तारे की मृत्यु ब्लैक होल है, और ब्लैक होल बहुत खतरनाक है। ब्लैक होल पूरे ब्रह्मांड को चकनाचूर कर सकता है, ब्लैक होल। ठीक है, चलो आकाशगंगा। ब्रह्मांड में तारों के असंख्य समूह को आकाशगंगा या गैलेक्सी कहते हैं। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। कैसा? ऐसा वाला होता है। ऐसी है हमारी आकाशगंगा। ठीक है, ऐसी है। और आकाशगंगा का चक्कर काटता है कौन? काटता है सूरज काटता है। सूरज का चक्कर कौन काटता है? सूरज के चक्कर हमारे ग्रह काटते हैं। और ग्रहों के चक्कर कौन काटते हैं? उपग्रह काटते हैं। ठीक है, चलो आगे। आकाशगंगा का आकार सर्पिलाकार होता है। तारे इस सर्पिलाकार भुजा के किनारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे तारों की आयु बढ़ती जाती है, तो आकाशगंगा के मध्य में चले जाते हैं। अभी मैंने बताया था ना आपको ऊपर, आकाशगंगा जैसे मान लो ये आकाशगंगा है, आकाशगंगा का एक चक्कर है, तो ये बाहर की तरफ तो यंग तारे पाए जाते हैं। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ती जाती है, इनका ईंधन खत्म होता जाता है, तो ये बीच में चले जाता है, और बीच में होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल में जाके ये टकराते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं, इनका जीवन खत्म हो जाता है, टाटा बाय बाय हो जाता है इनका। आकाशगंगा के मध्य में वल्ज होते हैं। वल्ज किसको बोलते हैं? वल्ज ये जो खतरनाक चीज होती है, मतलब इसको, ये गोले के अंदर मान लो एक वल्ज होते हैं, और इनके अंदर ब्लैक होल पाए जाते हैं। ब्लैक होल यहाँ पाए जाते हैं, एकदम बीच में ब्लैक होल पाए जाते हैं, और जहाँ पे तारे का जाके अंत हो जाता है। वल्ज में तारों की संख्या अधिक होती है। तारों की संख्या अधिक तो होनी ही है, क्योंकि वहां पे सारे के सारे तारे वहीं पहुंच रहे। कोई तारा यहाँ था, कोई यहाँ था, कोई यहाँ था, पर यहाँ तो सारे ही पहुंच रहे हैं। ये भी यहाँ आ रहा है, ये भी यहाँ आ रहा है, ये भी यहाँ आ रहा है, तो वहां पे तारों की संख्या अधिक होती है। वहां जाके वो अपनी अंतिम स्थिति पे होते हैं सारे तारे, और उनकी मौत होने वाली होती है। आकाशगंगा का निर्माण आज से 12 बिलियन वर्ष पहले हुआ था। ब्रह्मांड, ये ऐसा कोई पूछता नहीं है आपसे क्वेश्चन, एसएससी में आज तक ऐसा नहीं पूछा गया कि कब हुआ, पर इसका जरूर पूछा गया है। अच्छा, 12 बिलियन वर्ष वाला पूछा गया है, एक बार पूछा गया है। सीएचएसएल में पूछा गया था एक बार। 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है आकाशगंगा का निर्माण। लगभग कितने वर्ष पूर्व हुआ है? तो 12 बिलियन वर्ष उसमें ऑप्शन में था, तो 12 बिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं। एक आकाशगंगा तो मैं बता रहा हूँ आपको, एक आकाशगंगा तो ये हमारी है, दुग्ध मेखला जिसको बोलते हैं, या फिर आकाशगंगा ही बोलते हैं, मिल्की वे जिसको बोलते हैं। हमारा नाम दे रखा है हमने इस आकाशगंगा का। इस आकाशगंगा का चक्कर लगाता है हमारा सूरज। सूरज इसके चारों तरफ घूमता है, और एक चक्कर कितने सालों में पूरा करता है? 25 करोड़ सालों में पूरा करता है। 25 करोड़ सालों में एक चक्कर पूरा करता है। और इस सूरज के चक्कर कौन लगाता है? इस सूरज चक्कर के चक्कर लगाते हैं हमारे जो ग्रह हैं वो लगाते हैं। 8 ग्रह हमारे, 8 के 8 ग्रह लगाते हैं। उन ग्रहों के चक्कर कौन लगाते हैं? उपग्रह लगाते हैं। उपग्रह उनका चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सुपर क्लस्टर क्या है? सुपर क्लस्टर 3 आकाश गंगाओं का एक समूह को सुपर क्लस्टर कहा गया है। सुपर क्लस्टर कुछ नहीं है, बस 3 आकाश गंगाएं थी, और उनको आकाश गंगाएं देख लो। एक तो ये थी देवयानी, एक ये वाली मंदाकिनी, और एक ये मंदाकिनी, देवयानी, और एक ये अपनी NGC-H33। ये 3 ही आकाश गंगाएं देख पाए आज तक यूनिवर्स में। हमारे साइंटिस्ट ये 3 आकाश गंगाएं ही देख पाए हैं। हालांकि 100 अरब आकाश गंगाएं, 100 अरब आकाश गंगाएं होने का अनुमान इन्होंने लगाया है साइंटिस्ट ने, पर देख सिर्फ 3 पाए हैं। पहली ये, दूसरी ये, और तीसरी ये। हम किस में रहते हैं? इसमें रहते हैं, मंदाकिनी। ये वाली हमारी आकाश गंगा कौन सी है? मंदाकिनी। देवयानी, यह है हमारे सबसे करीबी आकाश गंगा। ये जो देवयानी है हमारे सबसे करीबी आकाश गंगा है। हमारी आकाश गंगा के सबसे करीबी आकाश गंगा है ये। हमें अ, यह हमारी आकाश गंगा के 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है बताओ? एक प्रकाश वर्ष की किसके बराबर होता है? 2.2 गुणा में 6 की पावर 10 प्रकाश वर्ष दूर है। एक प्रकाश वर्ष की दूरी इतनी होती है। ठीक है, दूसरा निकटतम आकाशगंगा NGC-M33। इसका नाम दे दिया, जैसे इसका नाम देवयानी दिया था, इसका कुछ और नाम दे दिया, NGC-M33। सूर्य जिस आकाशगंगा में, उसे मंदाकिनी कहते हैं। हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी है, जैसे पहले मैंने आपको बता ही दिया, मंदाकिनी हमारा
हमारी आकाशगंगा है। ठीक है भाई। मंदाकिनी, मिल्की वे जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हमारा सूर्य जिस आकाशगंगा में है उसे मंदाकिनी कहते हैं, इसे मिल्की वे कहते हैं, मिल्की वे भी कहते हैं। मंदाकिनी का आकार सर्पिलाकार है। सर्पिलाकार तो मैंने बता ही दिया आपको। ये आकाश पूछ सकता है आपको एग्जाम में, किसका आकार का है, गोल है, सर्पिलाकार है, अंडाकार है। तो मंदाकिनी हमारी है मिल्की वे जो सर्पिलाकार है। इसके तीन घूर्णनशील भुजाएं हैं। ठीक है भाई। नए तारे बाहरी भुजा पर रहते हैं, सूर्य भी बाहरी भुजा पर रहता है। जब तारे लाल दानव की अवस्था में आ जाते हैं, यानी कि तारे टूटने को हो जाते हैं, तारे अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं, उनका ईंधन खत्म हो जाता है, वो तारे जब बड़े होने लगते हैं तब वो मध्य वाली भुजा पर चले जाते हैं। मध्य वाली भुजा, एक भुजा ये होगी, एक वाली भुजा ये होगी, एक बीच में हो गई। और तारे जब अपनी अंतिम अवस्था में आ जाते हैं वह केंद्रीय भुजा में प्रवेश कर जाते हैं। मैंने बोला आपको कि जब क्योंकि यहाँ पे ब्लैक होल होता है, ब्लैक होल में जाके समा जाते हैं और तारे खत्म हो जाते हैं। मंदाकिनी के केंद्रीय भाग में वल्ज पाए जाते हैं, ये पहले ये बता दिया आपको। वल्ज में ब्लैक होल पाए जाते हैं। वल्ज कुछ नहीं है, ये गोल गोल ऐसा कुछ पाया जाता है गोल गोल, उसको वल्ज बोला जाता है। वल्ज का मतलब गोला, ऐसे ऐसे वाला। ठीक है, ये पाया जाता है। ये ब्लैक होल वामन तथा काला वामन को भी खींच लेता है। अतरु अतः तारों का अंत ब्लैक होल में ही होता है। इसको तो खींच लेता है, ब्लैक होल को तो। ब्लैक होल वामन को तो खींचेगा ही खींचेगा। मतलब कौन सा वामन? श्वेत वामन और काला वामन दोनों को खींच लेता है। श्वेत वामन तो क्या ही चीज है बताओ। श्वेत वामन जैसे मैंने आपको बताया था कि रेड जियोंट यानी कि लाल दानव जब टूटा, लाल दानव था, लाल दानव जब टूटा तो इसके दो हिस्से हुए, दो हिस्से हुए। एक हिस्सा तो ये हो गया कि हिस्से मतलब कई हुए, इसके हिस्से कई हुए, पर इसको कंपेयर सूरज से किया गया। सूरज से 1.44 गुना छोटा होगा तो उसको श्वेत वामन बोला गया। कोई भी तारा, बहुत सारे तारे टूटे, और 1.44 गुना बड़ा मतलब इसका द्रव्यमान इससे ज्यादा होगा तो उसको अभिनव तारा बोला गया। अभिनव तारा। तो इसकी तो क्या औकात है, ये सूरज से ही छोटा है तो इसको तो ब्लैक होल खा जाएगा, वो इसको चकनाचूर कर देगा इसको तो। ठीक है ना। चलो, सूर्य अपनी मंदाकिनी का चक्कर एंटी क्लॉकवाइज लगाता है। एक तो ये क्लॉकवाइज होता है, ऐसे क्लॉकवाइज होता है। ठीक है। और ये जो हमारा सूरज है वो एंटी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। सूर्य 150 किलोमीटर पर सेकंड की चाल से मंदाकिनी का चक्कर लगा रहा है। समझ रहे हो? 250 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चक्कर लगा रहा है। और कितने साल में लगाएगा एक चक्कर? 25 करोड़ वर्ष में लगाएगा। अब सोचो मंदाकिनी हमारी कितनी बड़ी है। सोचो हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी, इतनी बड़ी आकाशगंगा। अब आपको एक बात दूं, इतनी बड़ी आकाशगंगा, इतनी बड़ी आकाशगंगा जिसमें 25 करोड़ सालों में सूरज चक्कर लगा पा रहा है, और 250 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से तो चल रहा है वो। 250 किलोमीटर पर सेकंड, सोच रहे हो आप? जयपुर से दिल्ली 1 सेकंड में, इतनी स्पीड से वो चल रहा है 25 करोड़ सालों में। और उसका चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। 365 दिनों में एक चक्कर लगा पाती है, यानी कि कितना बड़ा तो सूरज होगा और कितनी बड़ी पृथ्वी होगी। ठीक है। और इस पृथ्वी पे आप एक छोटे से शहर में रहते हो, और छोटे से शहर में भी एक छोटे से मकान में, एक छोटे से कमरे में बैठ के डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं कि अब तो मेरा दुनिया में कोई नहीं। अरे इतनी बड़ी दुनिया पड़ी है भाई, अब तेरा दुनिया में कोई नहीं। तू आकाशगंगा को देख, आकाशगंगा कितनी बड़ी है। क्या इसमें बहुत सारी लोग मर गए जो तू एक किसी एक मतलब उस चीज के लिए अपने आप को खो देता है कि मेरे लिए तो अब कोई रहा ही नहीं, है ना। डिमोटिवेट मत हुआ करो, मोटिवेटेड रहा करो। कोई लाइफ से चला जाता है, आते जाते रहते हैं आपकी लाइफ में लोग, तो उनको, ठीक है, जो आपकी लाइफ में आपकी वर्थ को समझेगा, आपकी वैल्यू को समझेगा, वो आपकी लाइफ में रहेगा। जो आपको कुछ नहीं समझेगा वो जाएगा आपकी लाइफ से। तो इतना सीरियस लेना नहीं है किसी चीज को। एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग जाते हैं, 25 करोड़ साल लगाते हैं। इसे इसे ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, इसे एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। 25 करोड़ सालों का एक ब्रह्मांड वर्ष होता है। ठीक है। ब्रह्मांड वर्ष कितने करोड़ सालों का होता है ये भी पूछा जा सकता है, तो 25 करोड़ सालों का होता है। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरियस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। 3 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पे तो, 3 स्टार क्या 4 5 लगा लो। मैं तो कहता हूँ सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर एस्ट्रोनॉमी से कोई क्वेश्चन में पूछूं, बार बार पूछा गया हो, तो एक तो ये और एक और आएगा। वो धरती का सबसे करीबी तारा है, ये सूरज का सबसे करीबी तारा है, वो पृथ्वी का सबसे करीबी तारा है। सूर्य का करीबी तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा 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 प्रोक्सिमा, ये याद रखेंगे। सूर्य का सबसे करीबी तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। तारामंडल, सूर्य से दूरी पर स्थित तारों के समूह के कारण बनने वाले विशेष आकृति को तारामंडल कहते हैं। इसे
इसकी संख्या वर्तमान में 88 नहीं है, 89 है। तारामंडल 89 89 है। सूर्य दूरी पर से तारों के समूह, तारों का समूह है बस। तारे बहुत सारे तारे, एक में एक समूह में एक मंडल हो गया, फिर दूसरा मंडल हो गया, फिर तीसरा मंडल हो गया, ऐसे 89 मंडल है हमारे इसके आसपास, सूरज के आसपास, ठीक है। जो तारामंडल जिसको नाम दिया गया, आसपास है बस, इसलिए इन तारों को जो हमने काउंट कर लिया, 89 हमने काउंट कर पाए हैं, और 89 ही मान रहे हैं कि 89 ही है अभी तक। सेंट्रो तथा हाइड्रा सबसे प्रमुख तारामंडल है। सेंट्रो तथा हाइड्रा, अब इतना ध्यान रखना है इस लाइन में, सेंट्रो तथा हाइड्रा कभी तारामंडल का नाम आ जाए तो याद रहना चाहिए, सेंट्रो और हाइड्रा एक तारामंडल होता है, ठीक है। बस, और इसमें कोई याद करने की चीज नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा सेंट्रो और हाइड्रा। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है, ये भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद कर लेना भाई, ठीक है। सबसे बड़ा तारा, सबसे बड़ा जो तारामंडल है वो हाइड्रा है। ध्रुव तारा, पोलर स्टार क्या है? यह सदैव उत्तर दिशा में दिखता है, बस इतना सा याद रखना है, हमारा पोलर स्टार है। पोलर, पोल से याद रखो, पोल, पोल कहाँ होता है? ऊपर। पोल का सिरा कहाँ होता है? ऊपर होता है ना। पोल नीचे तो गड़ा होता है और ऊपर इसका सिरा होता है, तो ऊपर हम कौन सी दिशा मानते हैं? हमेशा उत्तर दिशा मानते हैं। तो बस इससे याद रह जाएगा, पोलर स्टार जो है वो उत्तर दिशा में दिखता है, क्योंकि ये पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है, ठीक है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर होता है। प्राचीन काल में इसका प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता था। प्राचीन काल में कंपास तो होता नहीं था, कंपास नहीं होता था, तो फिर दिशा कैसे पता लगती थी? ध्रुव तारा से, यानी पोलर स्टार से दिशा का पता लगाया जाता था। साइरस तारा, साइरस तारा ये सबसे चमकीला तारा है। हाँ, ये भी मैं आपको कह रहा था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये साइरस तारा, ये तो एक तो साइरस तारा इंपॉर्टेंट है, और एक जो और था इंपॉर्टेंट था, ये दो तारे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सूर्य के सबसे नजदीकी तारा कौन सा था? प्रोक्सिमा सेंचुरी था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो दो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकंड, क्लास में हो ना। ध्रुव तारा भी इंपॉर्टेंट है, पोलर स्टार भी, और साइरस भी इंपॉर्टेंट है, दोनों। ये चमकीला होता है, सबसे चमकीला, और ये दूसरा वाला जो है, ये इसकी विशेषता अलग थी, ये इसका सूरज का नजदीकी होता है। हेटर तारामंडल, यह शिकारी की तरह दिखता है, इसे मृग भी कहा जाता है। हेटर तारामंडल है जो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि इस पीडीएफ में जो चीज हमें पढ़नी है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना, तो एग्जाम में कभी पूछा गया। हेटर तारामंडल ये दिख रहा है आपको? हंटर तारामंडल है ये, हेटर नहीं है, हंटर। हंटर तारामंडल, हंटर तारामंडल हंटर की तरह दिखता है, बस ये, जैसे मान लो यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, यहाँ पे बहुत सारे तारे हैं, यहाँ पे, ये हंटर की तरह दिख रहा है ना आपको? ये इतना सा, ये वाला, ये हंटर की तरह दिख रहा है ना, बस ये हंटर तारामंडल बोलते हैं इसको। दक्षिण पश्चिम में साइरस तारा होता है, ठीक है। वृत्त सप्तऋषि, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सात तारों का एक समूह, ये आपको पता लग ही जाएगा। लघु सप्तऋषि, यह भी सात तारों का एक समूह है, किंतु इस सप्तऋषि के उल्टे आकार का होता है। बस ये वृद्ध है तो सीधा होगा, लघु है ये उल्टा होगा, इतना सा याद रख लेना। आपके एग्जाम में जब आएगा तो सप्तऋषि तो आप समझ ही जाओगे कि सात तारों का समूह है पक्का। इसके सहयोग में भी ध्रुव तारा ढूंढा जाता है, इसके सहयोग से, इन दोनों के सहयोग से ध्रुव तारा को ढूंढा जाता है, ठीक है भाई। चलो, तो आज के लिए तो मैं इतने रखूंगा आपके लिए, और अगली, मतलब एस्ट्रोनॉमी के सेकंड पार्ट में मैं आपको सूरज के बारे में और अपना पूरा ब्रह्मांड उसमें पता करेंगे कि कौन कौन से ग्रह हमारे यहाँ, 8 ग्रह है। 8 ग्रह के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हम पता करेंगे, और याद करने की कोशिश करें। मेरा पर्पज है आपको याद करवाना, ऐसा नहीं कि आपको बस पढ़ा दिया और छोड़ो, मैं आपको याद करवाना चाहता हूँ। ऐसे तो आपने पढ़ा होगा, आपने किसी से, किसी टीचर से पढ़ा, नहीं भी पढ़ा है तो टेंशन मत लो, मैं आपको करवाऊंगा सारा, ठीक है ना। टेंशन मत लो। ये तो आकाश गंगा का, ये आपको कितना समझ आया, तारे का कितना समझ आया, लाल दानव, फिर श्वेत वामन, ब्लैक वामन, अभिनव तारा, ये कैसे आपको समझ आया, गैलेक्सी आपको समझ आई कि नहीं आई, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना भाई। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कमेंट जरूर करना, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो